हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग अपने क्लास 8 में आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। आज हम लोग सारे सम सॉल्व करेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किए हैं और आज एचपी खत्म हो जाएगा। आप कौन सा हेड ऑफ इनकम नेक्स्ट चाहते हैं मेरे को करना, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली जिधर ज़्यादा वोट्स आएंगे वो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस शुरू करें, मतलब पीजीबीपी स्टार्ट करें हम लोग। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स नीचे कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोसीड करेंगे क्योंकि चैनल तो सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, हम लोग अपने क्लास 8 में हैं। हम लोग का एक थ्योरी का छोटा सा टॉपिक बाकी है, फिर मैं एक करेक्शन आपको बताऊंगा, वो नोट्स में आपको करेक्ट करना है, ठीक है। पहले हम लोग डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली थ्योरी का कॉन्सेप्ट है डीम्ड ओनर, दिस इज सेक्शन नंबर 27, ठीक है। ये बेसिकली बोलता है क्या है, डीम्ड ओनर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल ओनर कोई और रहेगा बट टैक्सेशन पर्पस के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी विल डीम इन समवन एल्सेस हैंड। वी विल अज्यूम दैट दिस मनी, दिस इनकम हैज एक्चुअली बीन मेड बाय समवन एल्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करता हूं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी फिर उस इंसान के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करता है, सामने वाले व्यक्ति को। और हम लोग ने पढ़ा था एचपी का, द इनकम फ्रॉम एचपी किसके हाथ में टैक्सेबल होता है, हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो अगर डीम्ड ओनर जैसा सेक्शन ना रहता तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल होता, उस सामने वाली पार्टी के हाथ में, क्योंकि उसके नाम पे घर रजिस्टर्ड है तो उससे टैक्स मिलता। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है पता है, यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो सकती है। बच्चों ने पूछा सर कैसे टैक्स प्लानिंग हो सकती है, थोड़ा बताइए, बच्चों को तो जानने का मन होता है। अब टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती है, यहाँ पे आपको पता है कि 2,50,000 के नीचे अगर इनकम होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। सपोज मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरे नाम पे 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरे नाम पे 2 प्रॉपर्टी है और दोनों मैंने लेट आउट करके रखा है। अब एक प्रॉपर्टी का रेंट ऐसे है कि रेंट वेंट पेमेंट करने के बाद इनकम फ्रॉम एचपी मेरे हाथ में आ रहा है ₹2 लाख, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी का आ रहा है 2,40,000, ठीक है। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे हाथ में इनकम हो जाती है 4,40,000। कितनी इनकम हो जाती है, 4,40,000। तो यहां एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मेरे हाथ में 4,40,000 इनकम है तो वो पहले 250 तक एग्जेम्प्टेड होगी, बाकी के रिमेनिंग अमाउंट पे 290 पे मेरे हाथ पे टैक्स लग जाएगा, 190 पे सॉरी, मेरे हाथ पे टैक्स लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ईयर एंडिंग होने से पहले ये प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं और बोलता हूं ये गिफ्ट है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम पे रजिस्टर हो जाता है, तो वो रेंटल इनकम मेरे वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। अब मेरे लिए 250 का स्लैब है, मेरी वाइफ के लिए भी 250 का स्लैब है, दोनों की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता वहां कुछ टैक्स नहीं मिला। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डीम्ड ओनर का सेक्शन निकाला और बोला, इसका पहले ही क्लॉज ये बोलता है कि अगर एक हस्बैंड ने या एक वाइफ ने एक प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस का मतलब दोनों होता है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। यहां पे वाइफ मेरे को कुछ दे नहीं रही है, हम गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो नो कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन मतलब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी था, बिना कोई पैसे के ट्रांसफर कर दिया। इनएडिक्वेट का मतलब है 5 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 5 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 4 करोड़ 95 लाख के आसपास में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। हमेशा याद रखिएगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके साथ डील करूंगा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है एनीथिंग मोर देन 50,000। अगर जो डिस्काउंट है या जो कम पैसा लिया है वो एनीथिंग मोर देन 50,000 है तो इट इज डीम्ड एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, तब वो इनएडिक्वेट होता है। और रिलेटिव्स के केस में गिफ्ट इज अलाउड, ठीक है, रिलेटिव के केस में गिफ्ट इज अलाउड। तो इस केस में पता है क्या होता, यहां पे गिफ्ट टैक्स बोल के एक चीज होती है, वो नहीं लग पाता, तो ये ट्रांसफर तो वैलिड होता और ये एग्जेम्प्टेड भी हो जाता, ठीक है, हम लोग कैपिटल गेन में देखेंगे। और फिर क्या होता, फिर ये लीगल हो जाता और फिर सबको यही करने लगता प्लानिंग करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एक हस्बैंड ने एक अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है एज अ गिफ्ट, तो सिंस दे आर रिलेटेड पार्टी, ठीक है, सो गिफ्ट आर अलाउड, गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। बट हम लोग क्या करेंगे,
इफ इट इज विदाउट एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इफ इट इज विदाउट एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब जैसे डिवोर्स के केस में अगर ट्रांसफर हुआ है ये, तब ये वैलिड ट्रांसफर होगा और वाइफी के हाथ में ये टैक्सेबल होगा तब, ठीक है। पर क्योंकि हम लोग साथ में रह रहे हैं, देयर इज नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया या एक फादर ने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो उस केस में ये ट्रांसफर वैलिड होगा, लेकिन उस घर से जो इनकम हो रही होगी वो फादर के हाथी में टैक्सेबल होगी या हस्बैंड के हाथी में टैक्सेबल होगी। ही विल बी डीम्ड एज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एक्चुअल ओनर कोई भी हो, डीम्ड वो होगा और हम लोग टैक्स भी उसी से लेंगे जाके, ठीक है। ऐसी इसमें 5 बातें हैं, ये आपकी पहली बात हुई, ठीक है। मैं आपको सारी बातें करने के बाद बातें दिखा दूंगा। तो पहली बात क्या है, हस्बैंड वाइफ और फादर माइनर चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ फादर माइनर चाइल्ड। नेक्स्ट बात, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी है जिसके 2 ओनर्स हैं, शेयर डिफाइंड नहीं है किसका कितना है, को ओनरशिप है। ऐसे समझ लो दादाजी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और दादाजी मरने के बाद प्रॉपर्टी दोनों के नाम करके चले गए, डिफाइन नहीं किए कितना हिस्सा किसका है, तो इट इज एन इम्पार्टेबल एस्टेट जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो वैसे केस में गवर्नमेंट डीम्ड ओनर दोनों में से किसी एक को अज्यूम कर लेगा, मतलब उन दोनों में से कोई भी एक विल बी डीम्ड एज द ओनर और उसी से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है जो कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी होती है ना, जैसे आप लोग सुनते होंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव, जिनका कभी कभार होता है ना, जैसे कि लॉटरी से नंबर निकलता है, जिसका नंबर मिलता है, टोकन नंबर जिसका निकलता है उसको घर मिलता है पेमेंट करने से। तो वो सारे घर ना, सारे के सारे घर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। जो इंसान उसका पैसा देके खरीदा उनके नाम पे नहीं होते, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही नाम पे रजिस्टर्ड होता है। इट इज लाइक अ रेंटेड अपार्टमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही रजिस्टर्ड होता है, पर जो उसमें रह रहा है, ठीक है, ही इज डीम्ड एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मींस द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द डीम्ड ओनर ऑफ हिज और हर फ्लैट for which he has paid, not the actual owner but the deemed owner। मतलब अगर टैक्स उस प्रॉपर्टी पे बनेगा, अगर उस प्रॉपर्टी को रेंटल में डालते हैं, उस पे जो टैक्स इनकम होगी उस पे टैक्स कौन देगा, इनकम पे टैक्स कौन देगा, वो जो मेंबर है वो देगा। तो पहला हो 3 हो गए, पहला हुआ हस्बैंड वाइफ और बच्चा, उसके बाद सेकंड हुआ सर आपका होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, थर्ड हुआ सर आपका को ओनरशिप, सॉरी सेकेंड ही को ओनरशिप हो गया था इम्पार्टेबल एस्टेट, और थर्ड हुआ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ क्या है, अगर लीज होल्ड लैंड है तो, ठीक है, जहां पे लीज होल्ड लैंड है और जहां पे लीज 12 इयर्स या मोर का है, मींस अगर 12 इयर्स से लेस है तब नहीं होगा, तब आपको डीम्ड ओनर नहीं कंसिडर किया जाएगा, तब एक्चुअल ओनर को ही पकड़ा जाएगा। पर अगर 12 या मोर इयर्स हुआ तब उस केस में इट इज लीज होल्ड लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल, देन द लेसी हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड एज द डीम्ड ओनर, ठीक है। लेसर वो होता है जो सामान देता है, लेसी वो होता है जो सामान लेता है। तो जो मैं प्रॉपर्टी अगर लेके रह रहा हूं उस प्रॉपर्टी में, अगर 12 या 12 साल से ज्यादा हो गए तो वो प्रॉपर्टी का मैं डीम्ड ओनर कहलाऊंगा, ठीक है, 12 और मोर, ठीक है। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो सॉल्ट लेक एक एरिया है, वहां पे बहुत सारे ऐसे बंगलोज आपको मिलेंगे जो लीज होल्ड लैंड है, 99 इयर्स का लीज है, किसी का 100 साल का लीज है, लीज बंगलोज हैं। तो वो जो लीज पे लिया हुआ प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली उस केस में डीम्ड ओनर कौन होगा, ठीक है, जो वहां पे लेसी है, जो उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहा है, ठीक है। लास्ट 4 हुआ, लास्ट, if the possession of the property is transferred in part performance of a contract। क्या बोला, if possession of the property is transferred in part performance of a contract। what do you mean by possession and what do you mean by ownership? ownership का मतलब होता है सामान मेरा है, पोजेशन का मतलब होता है सामान मेरे पास है। मैं अपने फाउंडेशन के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूं जब, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टीवी है, ठीक है, ये जो टीवी है इसका मैं ओनर नहीं हूं, ठीक है, इसका मैं ओनर नहीं हूं, ये मेरे भाई का रूम है, ही हैज पेड फॉर दिस कमोडिटी, जो बिल है उस पे उनका नाम है, बट ये अभी मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरे पोजेशन में है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बोला, इफ द पोजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इफ अ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत अच्छी सी बात है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है।
ऐसे सपोज आपने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि सपोज आपको कोई पेमेंट करना है, मान लो एक आदमी आपको गाड़ी सप्लाई कर रहा है, जैसे OLX में नहीं होता है, OLX में गाड़ी सप्लाई कर रहा है, तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अगर आपको एक जैसे बिल्डर लोग करते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट होता है ना, या बेटर समझोगे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, वो करते हैं, उनका रियल एस्टेट एजेंट्स के लोग होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं बाहर, ठीक है, वो लोग का काम होता है बिजनेस लेके आना, मतलब पार्टीज लेके आना। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पार्टी से कमीशन मिलता है, पार्टी से भी कमीशन लेते हैं और एजेंट से भी कमीशन लेते हैं, रियल एस्टेट एजेंट से भी। तो अब ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने किसी को एक प्रॉपर्टी दिलवाया, उसमें रियल एस्टेट एजेंट तुमको बोलता है कि हम तुमको कैश पेमेंट नहीं करेंगे, मेरा एक दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाता है तो हम तुमको वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की वजह से मेरे को किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला, ठीक है, तो उस पोजेशन लेने वाली प्रॉपर्टी का भी मैं डीम्ड ओनर कहलाऊंगा। तो ये जो ब्रोकर है, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं जो दलाल है, इसको जो प्रॉपर्टी मिला है एजेंट से, क्योंकि उसने एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है रियल एस्टेट एजेंट के पास, एक बिल्डिंग सेल करवा दी है रियल एस्टेट एजेंट के पास, तो दलाल को जो प्रॉपर्टी मिल रहा है वो प्रॉपर्टी का दलाल हो जाएगा डीम्ड ओनर। तो कितने पॉइंट हुए सर? 5 पॉइंट हुए। हस्बैंड वाइफ बच्चा, इम्पार्टिबल एस्टेट जो को ओनरशिप बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, घर की बात, सब साथ रहें, घर में रहें, ठीक है, प्लीज घर पे रहें अभी। और फोर्थ क्या था? फोर्थ हमारे पास पॉइंट आया, ये क्या बोलते हैं, लीज होल्ड लैंड का 12 इयर्स और मोर। और फिफ्थ जो हमारा पॉइंट था वो एकदम इजी सा सिंपल सा पॉइंट था कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पापा मम्मी बच्चा, को ओनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी का घर, लीज होल्ड लैंड, और लास्ट फिफ्थ वाला सबसे इजी, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 5 है आपके डीम्ड ओनर की डेफिनेशन, एकदम सरल सी डेफिनेशन। इसके बाद मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा, 2 बातें और। फिनेंस एक्ट 2019 एक अमेंडमेंट लेके आया है कि अब पहले जहां पे आप एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले पाते थे, अब आप 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं। मतलब 2 घर का जीएवी विल बी निल। पहले आप सिर्फ एक ही घर कर पाते थे, अब 2 घर का जीएवी आप ले सकते हो निल। जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर्मेट याद है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी याद हो जाएगा, हम लोग आज सम्स करेंगे बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सर वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लिमिटेड रहता है 2 लाख का, तो क्या हम लोग 2 घर पे 2 लाख 4 लाख का ले सकते हैं? नहीं, जितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दोनों का एग्रीगेट कैन गो अप टू 2 लाख, ठीक है। दोनों का एग्रीगेट कैन ओनली गो अप टू 2 लाख, ठीक है। मतलब दोनों घर मिला के 2 लाख हो सकता है। सोचिए आपने कैलकुलेशन किया, वो तीनों कंडीशन फुलफिल की, पहला घर का लोन आ रहा है 1,50,000 इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे घर का इंटरेस्ट आ रहा है 2,50,000, टोटल मिला के 4 लाख है। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2। मतलब दोनों घर का कंबाइन करके इट कैन ओनली गो अप टू 2। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये वो इंडिविजुअल वाली कंडीशन है, ठीक है, कि इफ एनी इंडिविजुअल वाला, इफ एनी इंडिविजुअल एनी एचपी ट्रांसफर करता है हिज हर स्पाउस को। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये आप 1 के साथ ही पढ़ सकते हो माइनर चाइल्ड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, फिर होल्डर ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट, सॉरी इम्पार्टिबल एस्टेट। यहाँ पे 4 है, एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है, अलग से। एक्चुअली 2 पॉइंट ऐड कर लेना, एक वो लीज होल्ड लैंड वाला ऐड कर लेना, 12 इयर्स और मोर। लीज होल्ड लैंड इफ हेल्ड फॉर 12 इयर्स और मोर, the holder shall be the deemed owner और the lessee shall be the deemed owner। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जो बच्चे लिख रहे होंगे, लीज होल्ड लैंड हेल्ड फॉर 12 years or more, lease hold land held for 12 years or more by the lessee shall be the deemed owner, ठीक है, the lessee shall be the deemed owner। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, any property acquired under a part performance of a contract, any property acquired under part performance of the contract, the possession holder is deemed as the owner, ठीक है। अब ये वाला can take 2 HP as self occupied but interest on loan aggregate can only be up to rupees 2 lakh।
यहाँ पे हमारा एचपी का सारा थ्योरी क्लोज होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने क्लियर कर लिए। एक छोटी सी चीज आपके दिमाग में और आई होगी अगर आपने इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफर किया होगा तो, एक अनरियलाइज्ड रेंट होता है, एक एरियर्स ऑफ रेंट होता है। मतलब सेम ही है, एरियर्स ऑफ रेंट भी मतलब वही होता है कि वो रेंट जो हम रिकवर नहीं किए हैं। जैसे अनरियलाइज्ड रेंट जब रिसीव होता है तो 30% एग्जेम्पशन मिलता है, सेम विद एरियर्स ऑफ रेंट भी बच्चा जब वो रिसीव्ड होगा तो उसका 30% माफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग अपने सम्स करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ कि सम सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने थ्योरी वगैरह सब पढ़ लिया लेकिन सम सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर लिखा है, जैसे 1 में लिख दिया पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि आपको पता रहे कि किस हेडिंग के अंदर सम्स हो रहा है। ठीक है, जैसे अब पहला आएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोल रहा है मिस्टर दमानी इज द ओनर ऑफ द हाउस एट चेन्नई। इनका घर कहां पे है? चेन्नई में है। ड्यूरिंग द ईयर ही लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम 1/4/2019 टू 39/2019। मतलब इन्होंने कितने दिन के लिए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है? अप्रैल से लेके सितंबर तक। बच्चे लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए कितना मंथ्स है। अप्रैल, मई, मेरे साथ बोलिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर 6 मंथ्स के लिए किया, वेरी गुड। एट अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। मतलब सर कितना हो गया? 6 into 5 30,000। फिर बोलता है फ्रॉम 1/10/2019 ही हैज स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस। मतलब ये क्या हुआ? 6 मंथ्स के लिए लेट आउट किया और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए वो खुद रहना शुरू कर दिया। बच्चे लोग अगर आपको याद हो, ये क्या है? ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट टाइम वाइज। सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट टाइम वाइज। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। ये जो था सेल्फ ऑक्यूपाइड कंप्लीटली ट्रीटेड एज लेट आउट इवन इफ लेट आउट फॉर अ डे। ठीक है, द पीरियड ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड विल बी टेकन एज वेकेंसी। ठीक है, तो आते हैं वापस। उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम 1/10/2013 स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 1 लाख। ये हम लोग को डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट बता दिया तो हमारा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट निकालने का प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो सब का प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अमाउंटेड टू 8,000 एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12,000। काफी सिंपल सम है। ठीक है, ऐसा सम आपको बीकॉम में आ सकता है 5 या 6 मार्क्स के लिए। और फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आपको किसमें पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इंटर लेवल पे, सॉरी फाउंडेशन पे नहीं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। अब तो आपको पता है आपको केस बेस एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड 3-4 कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको देखिए। आइए, सम्स का जो फॉर्मेट है वो सब सम्स में ऑलमोस्ट यही रहेगा फॉर्मेट। ठीक है, ऑलमोस्ट यही रहेगा फॉर्मेट, सब सम्स का फॉर्मेट यही है। और ये फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है, मैं कुछ नई चीजें नहीं दिखा रहा हूं, ये फॉर्मेट ऑलरेडी यहां पे गिवन है। देखिए, आप अपना लास्ट डे का नोट्स खोलेंगे, ये नोट्स जो मैंने शेयर किया था, ठीक है, मैंने ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है फर्स्ट क्लास का, एक्चुअली ये शायद, हाँ, फर्स्ट क्लास का अगर आप नोट्स देखेंगे तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी यहां पे शेयर्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्लास के नोट्स में आपको जो थोड़ा सा करेक्शन करना है वो कहाँ करना है मैं बता देता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे करेक्शन लिख दिया, आज क्लास में मैंने बता भी दिया है करेक्शन। थोड़ा सा जो आपको करेक्शन करना है मैं बता देता हूँ कहाँ पे करना है। और आई होप कोरोना में आपकी पढ़ाई चल रही है। कुछ बच्चे लोग तो ऐसे हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं, ऐसा मत करिए, बाद में ये प्रॉब्लम, आप प्लीज़ वो कोविड वर्सेस वो वाला वीडियो देखिए, बाद में बहुत दिक्कत होगी आपको। एक बार समय चला गया ना, समय कभी वापस नहीं आता। किसी ने कहा है ना, बुरा समय कभी वापस नहीं आता, तो ये भी बात याद रखिएगा, बुरा समय भी चला जाएगा एक दिन। तो आप इस इंतजार में मत रहिएगा कि अच्छा समय आएगा तो मैं पढ़ूंगा। ये जो बट नॉट एडवांस है ना, इसको आप यहां से काट दीजिए।
ये जो बट नॉट एडवांस पेमेंट है ना, इसको यहां से काट दीजिए, यहां तक रहेगा बस। तो अगर आपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट किया है या एडवांस पेमेंट किया है, दोनों म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग आते हैं। आई होप आपने ये वाला सॉल्व किया होगा घर में। ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ कुछ दिया था, हालांकि सब क्लास में मैंने डिस्कस कर ही दिया था, फिर भी आपको एक बार लिखना जरूरी है। आइए, तो अच्छा, इस सम में क्या था? इस सम में हमें ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 1 लाख है। तो हम लोग पहले जाके अपना एक्सपेक्टेड रेंट लिख लेते हैं, ₹1 लाख। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग ने एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी लिख दिया, तो हमारी मेहनत कम हो गई। क्या चीज? ये सब हमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी बता दिया कि फाइनली एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, और इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। अब ये मेरे को बोल क्या रहा है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे को बोल क्या रहा है कि जो रेंट है मेरे को 5000 पर मंथ है। मैंने आपको क्या समझाया था? अगर पार्टली लेट आउट हो और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? दैट इट इज लेट आउट फॉर द इंटायर पीरियड। तो अब अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं दैट इट इज लेट आउट फॉर द इंटायर पीरियड, तो 5000 12 मंथ्स का रेंट हो जाएगा। तब हमें क्या लेना है कि 5000 12 मंथ्स का रेंट है, और पूरे 12 मंथ्स प्रॉपर्टी में हमने सोचा था कि रेंट आएगा। ठीक है, 60,000 हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए। आपको याद है मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि जितना पीरियड वो उस घर में खुद रहा है उसको हम लोग वेकेंसी मान लेंगे। तो वो उस घर में कितने दिन रहा है? वो उस घर में 6 महीना रहा है। ठीक है, वो उस घर में 6 मंथ्स के लिए रहा है। तो आपको 6 × 5000 यहां पे करना था। तो यहां पे बेसिकली नहीं, मैं आपको यहां पे समझा रहा था, तो यहां पे बेसिकली आपका वैल्यू कितना आएगा? 6 मंथ्स × 5000, 30,000 आएगा यहां पे वैल्यू। ठीक है, तो अब आपका यहां पे कितना बचा? एनुअल रेंट रिसीव्ड कितना बचा? 30,000। ठीक है, अब जीएवी क्या होता है? हायर ऑफ एनुअल रेंट रिसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड रेंट। याद करिए लास्ट डे का कॉन्सेप्ट। अगर वेकेंसी की वजह से मेरा जो एनुअल रेंट रिसीवेबल है वो पहले एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा था, बट वेकेंसी माइनस करने की वजह से कम हो जाता है, तो वैसे केस में हम लोग क्या लेते थे? जीएवी, एनुअल रेंट। पर क्या यहां पे जो एनुअल रेंट रिसीवेबल है, ये वैल्यू, क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है? क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है? नहीं, ये तो पहले से ही कम है। तो फिर सर नॉर्मल रूल लगेगा कि इसमें और इसमें जो सा हायर है वो यहां पे वैल्यू आ जाएगा। तो सर कौन सा हायर है? ऑब्वियसली 1 लाख हायर है। ठीक है, अब सम में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है। बोला म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, देखिए ये वर्ड देखिए, पेड। ठीक है, अमाउंटेड टू 8000। एग्जाम में अगर अलग से पेड ना लिखा हो तभी भी आप पेड ही अज्यूम करना, अनटिल अनलेस नीचे कुछ अजीब सी बात ना दी हुई हो, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स वाज नॉट पेड या वाज ड्यू, ऐसा कुछ ना दिया हो तो यू अज्यूम दैट इट इज ऑलवेज पेड। ठीक है, तो 92,000 हुआ। ठीक है, यहां तक 92,000। अब क्या है, हम लोग को 30% अलाउड हो जाता है। 30% हमें अलाउड हो जाता है, जो भी एनएवी होता है उसका 30% हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह अलाउड हो जाता है। तो 92,000 का 37% आप करिएगा तो दैट विल बी 27,600। कर लीजिए, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए। 92,000 का 30% विल बी 27,600। और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे कुछ दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लोन है? अच्छा, अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट था, पर हमने क्या अज्यूम किया? पूरे 12 महीने ये लेट आउट था। तो क्या हमें वो 3 कंडीशन चेक करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में चेक करनी होती है। तो यहाँ पे लोन कितना है? 12,000। सर अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो भी हम लोग थोड़ी ना चेक करते, वो तो 30,000 के ऊपर चेक करते हैं। वेरी स्मार्ट। बस यही स्मार्टनेस आप लोग की एग्जाम में चले तभी तो बात है। हाँ, तो आपका इनकम फ्रॉम एचपी आ गया है। इस सम का आंसर 52,400। ठीक है, 52,400।
आप कॉपी कर लीजिए। आप तो भले ही पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट सम की तरफ प्रोसीड करता हूं। आप आराम से पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, और अगर किसी भी सम से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो कि सर ये कैसे हुआ या ये कैसे हुआ, आप या तो नीचे कमेंट में पूछ लो, या आप मेरे को मेल करके पूछ लो, या टेलीग्राम में पूछ लो, या व्हाट्सएप में पूछ लो। मैंने आपको बहुत ऑप्शन दिए, और जो लोग पूछते हैं अपने डाउट, उन्हें पता है मैं कितनी जल्दी रिप्लाई करता हूँ। आपका डाउट आता है, मैं 5 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। सो आई एम वर्किंग, आई होप यू ऑल्सो वर्क द सेम विथ मी, ठीक है। आइए अब थोड़ा एक तो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला, मिस्टर नोआ एंड मिस्टर एडम कंस्ट्रक्टेड देयर बिजनेस ऑन अ पीस ऑफ लैंड परचेज बाय देम एट कोलकाता। जमीन खरीदा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, बिजनेस कंस्ट्रक्ट किया ऑन अ पीस ऑफ लैंड। नोआ कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया है, 1/8/2018 में, एंड कंप्लीट किया है 31/3/2019 को। मतलब कितने मंथ्स हुए, 18 से 31/3/19, ये तो काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो गया। मिस्टर नोआ ऑक्यूपाइड द इंटायर हाउस ऑन 1/4/2019, और वो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है। तो नोआ की बात यहां हो गई कि जो नोआ का प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो नोआ का जो प्रॉपर्टी है वो तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट क्या बात हुआ, वो था मिस्टर एडम स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1/1/2018। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जनवरी में, और इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/7/2019। मतलब इनके कंस्ट्रक्शन को लग गया, इनका कंस्ट्रक्शन 2 प्रीवियस ईयर में स्प्रेड किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2 प्रीवियस ईयर में स्प्रेड किया हुआ है। 18 में शुरू हुआ है इनका, नेक्स्ट ईयर 19 में जाके हुआ है। 2 प्रीवियस ईयर है, 18-19 एंड 19-20, सॉरी 17-18 एंड 18-19। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो देयर आर 3 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर हुआ 17-18, एक प्रीवियस ईयर हुआ 18-19, और एक प्रीवियस ईयर हुआ 19-20, 3 प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर मिस्टर एडम ऑक्यूपाइड यूनिट 1 ऑन 1/8/2019, और लेट आउट किया है यूनिट 2 फॉर रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। तो एडम के 2 यूनिट है, चलिए आइए। तो एडम के केस में, ठीक है, दिस इज यूनिट 1, ठीक है, दिस इज यूनिट 2। कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सा लेट आउट है, देख लो जरा सा एक बार। यूनिट 1 वो ऑक्यूपाइड यूनिट 1 है, लेट आउट यूनिट 2। मतलब यूनिट 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 2 है लेट आउट। यूनिट 2 है लेट आउट। यूनिट 2 है यूनिट 2 है लेट आउट। आइए, और ये दोनों यूनिट है एडम के, ठीक है। ठीक है, आते हैं अब देखते हैं बातें क्या हुई हैं। फिर क्या बोला, एडम ऑक्यूपाइड यूनिट 1 यूनिट 2, ठीक है। हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड, जो टेनेंट को दिया है उसने घर वेकेट कर दिया है। कब वेकेट कर दिया है, 31/12/2019 को। घर उसने खाली कब कर दिया है सर,
उसने घर खाली कर दिया है 31/12/2019 को। उसको घर दिया गया था, आप एक चीज नोटिस करो, उसको घर दिया गया है 1/8/2019 को, अगस्त में, ठीक है, और उसने घर खाली कर दिया दिसंबर में। तो वो घर में रहा कितने दिन, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अगस्त का फर्स्ट था ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। पर क्योंकि एक भी दिन रहने से हम लोग 12 मंथ्स पूरा लेट आउट अज्यूम करते हैं, तो यहां भी हम लोग कितना लेट आउट अज्यूम करेंगे, पूरा 12 मंथ्स, ठीक है। फिर क्या बोला, मिस्टर एडम ऑक्यूपाइड द इंटायर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड, और एडम पूरा घर ऑक्यूपाई किया है। उसके बाद जैसे ही वो आदमी लेट आउट करके छोड़ के गया, इन्होंने पूरा घर खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया 1/1/2020 से लेके 31/3/20 तक। अब यहां पे ना एक बच्चे का ओपिनियन आ सकता है कि सर जब एडम ने घर वापस ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, जब घर वापस ऑक्यूपाई कर लिया था एडम ने, तो सर फिर हम लोग को तो 2 हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, है ना। तो फिर ये दूसरा वाला घर एग्जेम्प्टेड क्यों नहीं हो गया, क्योंकि ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है नहीं। हमने क्या बोला था, अगर एक भी दिन आपने घर को ऑक्यूपाई किया है, इट विल बी अज्यूम दैट इट इज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बता रहा है, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो अब यहां पे ना वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पे वर्ड क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां वर्ड दिया हुआ है प्रॉपर्टी, मतलब ये एडम की पूरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है 3 लाख रुपए। मतलब एडम की पूरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट अगर 3 लाख है, तो उसमें क्योंकि 2 यूनिट हैं, तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट डे आपको याद है तो मैंने बोला था इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोग ड्राफ्ट में डालते चलेंगे। नेक्स्ट बोलता है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट। अब देखिए यहां पे फिर इसको कलर कर लेता हूं, इसको फिर कलर कर देता हूं, डिफरेंट कलर से कर देता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द प्रॉपर्टी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर ऑफ एडम इज 1,80,000। हर यूनिट का दिया है, इंडिविजुअल यूनिट का दिया है। कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है, हम लोग इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, पर ये ईच यूनिट का दिया है तो आपको 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहां आइए और चुपचाप से इसको म्युनिसिपल वैल्यू को 180 लिख दीजिए। अभी तक हमें सब इंफॉर्मेशन सिर्फ एडम के ही घर की मिल रही है, नोआ की नहीं, ठीक है। आते हैं उसके बाद क्या हुआ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय नोआ इज 18,000। अब म्युनिसिपल टैक्स नोआ ने पे किया है 18,000। अब देखिए नोआ का घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो म्युनिसिपल टैक्सेस तो तब माइनस होगा जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ही नहीं तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा ही नहीं, सिर्फ वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय नोआ, ये बेकार चीज है, क्योंकि हमें एनएवी का 30% ऑफ मिलता है, तो इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है, दिस इज नॉट रेलेवेंट। ये वाला पोर्शन, ये दोनों का पोर्शन जो है ना, इन दोनों का ये पोर्शन, दिस इज टोटली नॉट रेलेवेंट। मैं इसको रेड कर दे, इसको कलर चेंज कर देता हूं इसका। दिस इज टोटली नॉट रेलेवेंट, क्योंकि हमको तो 30% ऐसे भी कम मिलने ही वाला है, ठीक है। तो यहां तक कि मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट की कोई डिटेल नहीं दी हुई है, लोन को अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करिए, स्टैंडर्ड रेंट की कोई डिटेल नहीं दी हुई है। चलिए आइए हम लोग अपना बेसिक सम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, सिंस कोई डिटेल नहीं दी हुई है, दिस विल बी नील, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। जब लोन आएगा तो हम लोग देखेंगे। यहां मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्यों म्युनिसिपल वैल्यू नहीं लिखा है, उसका मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, सिंस GAV इज नील, ये रीजन है, ठीक है।
अगर जीएवी नील है तो सवाल ही पैदा नहीं होता म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करने का। सिर्फ यहाँ पे क्या रेंट माइनस, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, वो भी जब आएगा तब। अच्छा अब यहाँ देखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं हुआ है। अच्छा ये एक और चीज, कोई चीज में वैल्यू ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू जीरो है। ठीक है, मैं पहले आपके दिमाग से ये चीज क्लियर कर देता हूं, कोई चीज में वैल्यू ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू जीरो है। ठीक है, अक्सर होता है हमें लगता है जो चीज में वैल्यू नहीं है वो वैल्यू जीरो है, वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नील दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट जीरो, द वैल्यू इज नॉट गिवन। तो इन केसेस में दोनों में से हायर कौन सा है? दोनों में से हायर कौन सा है? दोनों में से हायर सर है 1,80,000। सर आप यहां पे लिखिएगा क्या हायर, कोई जरूरत नहीं है, ये भी नील होगा, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो उसका भी हमें, ये वाले पोर्शन का भी हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमारा कैलकुलेशन होगा इस ब्लॉक में। यूनिट 2 में, यूनिट 2 का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? 1,80,000। क्यों सर? दोनों में से हायर होता है अप टिल स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं हुआ है, तो जो है 180 वही 180 होगा। अब आपको क्या अज्यूम करना है? पूरा 12 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट था, भले ही 5 मंथ्स के लिए, आप क्या अज्यूम करेंगे? पूरा 12 मंथ्स के लिए। सर रेंट कितना है सर? सर रेंट है 5, नहीं वो तो ऊपर वाले का था सर, सॉरी, रेंट है 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। आप रेंट क्या अज्यूम करोगे? पूरे साल के लिए सर। ठीक है, क्या अज्यूम करोगे सर? पूरे साल के लिए। और हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर के लिए निकाल रहे हैं? 1920 के लिए निकाल रहे हैं। तो आप लोग क्या अज्यूम करोगे सर? पूरे साल के लिए। ये क्या हो गया? पूरे साल के लिए सर आप ये अज्यूम करोगे रेंट, तो 50,000 इंटू 12 हो जाएगा सर 6 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है सर, 6 लाख हो गया। अब सर जितना पीरियड कोई नहीं रहा उसको आप वैकेंसी क्लेम करोगे। किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब घर बन के ही 31/7/2019 को कंप्लीट हुआ है, जब घर बन के ही 37/2019 को कंप्लीट हुआ है, तो आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उस घर में कोई इंसान रहता होगा 1/4/2019 से? ये हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, जो प्री एंड पोस्ट का कॉन्सेप्ट आया है उसने ये चीज बोल दिया है कि जो पोस्ट पीरियड होगा वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। पर उसने ना वर्ड में ये नहीं लिखा फ्रॉम दैट डेट, उसने बोला फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अब इनकम फ्रॉम एचपीवी कब से निकलने लगेगा? जिस दिन से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसीलिए हमको इनकम फ्रॉम एचपी कब से निकालना होगा? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जितना पीरियड के लिए वो लेट आउट नहीं है, उतने पीरियड के लिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? दैट पीरियड इज वेकेंसी, सिंस इट इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझा बच्चा? हाँ चलो, तो वैकेंसी कितना महीना ले लेंगे सर? सर वैकेंसी ले लेंगे 7 मंथ्स, क्योंकि 5 मंथ्स के लिए वो ऑक्यूपाइड था। तो 50,000 इंटू 7 आएगा वैकेंसी। ठीक है, 50,000 मंथली रेंट है, 7 मंथ्स का रेंट है, 3,50,000 आप यहाँ पे माइनस कर लोगे। 3,50,000, 3,50,000 कैसे आया? 50,000 इंटू 7। ठीक है सर, तो माइनस करें अगर आप 3,50,000 में से 6 लाख, तो आपके पास कितना रेंट बचता है? 2,50,000। अब किसी के दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा, सर यहां तो पहले वो ज्यादा था पर माइनस करने की वजह से, भैया माइनस करने के बाद भी ज्यादा है, ये इससे ज्यादा था, माइनस करने के बाद भी तो ये इससे ज्यादा ही है, तो वैल्यू क्या होगा जीएबी का? विच एवर इज हायर, दैट इज 2,50,000। सिंपल। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है, क्या इनका कोई म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है? ये नहीं कि पहले वाले घर का दिया है तो आप दूसरा का भी माइनस कर देंगे, वो मत करिएगा। ठीक है, वो मत करिएगा दया करके। लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, लोन के कैलकुलेशन के बारे में, मजा आएगा आपको सुन के। देखिए, म्युनिसिपल टैक्सेस किसका दिया हुआ है? पेड बाय नोआ, सिर्फ नोआ का दिया हुआ है।
एडम का नहीं दिया हुआ है, तो सिंस एडम का म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है तो हम लोग कुछ माइनस भी नहीं करेंगे। ये नहीं उसका दिया हुआ है तो बस उठा के माइनस कर लेना, बेवकूफ़ी मत करना एग्जाम में। तो ये वाला हो जाएगा नील, ठीक है। अगर म्युनिसिपल टैक्स नील होता है तो जो जीएवी है वही एनएवी, ठीक है, और जो एनएवी उसमें का मेरे को 30% माफ मिलेगा, तो 30% होगा 75,000, ठीक है। अब यहां तक आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, यहां तक आपकी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा यहां पे आके ना इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करते हैं। जस्ट ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। चलिए निकालते हैं, मजा आएगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। नोआ जो है वो लोन लिया है 5 लाख का 12% पे 1/8/2018 को। आई पहले यहां पे डिटेल लिख लो, अमाउंट 5 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट 12% और डेट कब का है, डेट है डेट क्या था बच्चा, 1/8/2018, मतलब 1 अगस्त 18, 1 अगस्त 18, ठीक है। अब सबसे पहले प्री पीरियड निकालो। प्री पीरियड कहां से कहां तक होगा, इस सब में कोई लोन रीपेमेंट नहीं है तो बहुत आराम होगा आपके लिए। प्री पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, प्री पीरियड स्टार्ट होगा 1/8/2018 से, जब से लोन लिया गया। प्री पीरियड खत्म कहां पे होगा, प्री पीरियड खत्म होगा फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जहां पे फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो अभी नोआ के केस में देख रहे हैं, ठीक है, तो नोआ का ही देखना, नोआ का घर कंप्लीट कब हुआ है। चलिए देखें नोआ का घर कंप्लीट कब हुआ है। नाम बहुत अच्छा है नोआ वैसे, ठीक है। नोआ घर कंप्लीट कब हुआ है, स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1/8/2018 को, विच इज द डेट ऑफ लोन टेकन ओनली, ठीक है। इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 31/3/2019 को, 31/3/2019 को। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर तो मतलब अगर 31/3/2019 हुआ है तो 1/4 ले लेते हैं, फिर 1/4/2019 नहीं ले सकते आप नहीं ले सकते। उसने क्या बोला, जिस भी डेट पे कंप्लीट हुआ है जिस भी डेट पे कंप्लीट हुआ है उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डेट, उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डेट। पर यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जब 31/3/2019 को कंप्लीट हुआ ना, तो वो जो डेट है इसने मेरे को ये नहीं बताया, ठीक है, कि वो रात को 12 बजे हुआ या ये हुआ, क्योंकि अगला डेट लिखा हुआ है 1/4/2019, ठीक है। तो आप ये अज्यूम कर लेना, और बहुत सेफ है यहां पे ये अज्यूम करना कि द कंस्ट्रक्शन वाज इन फैक्ट completed on 1/4/2019, and that being the first day of the previous year, the pre period will be up till 31/3/2019, ठीक है, 31/3/2019। और यहां पे ना आपका ये असम्पशन आपको एग्जाम वाला लेने के लिए भी बोल रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप यहाँ पे अपना जबरदस्ती का ज्ञान लगाते हो कि सर ये एक दिन भी मैं कंसिडर करूंगा, तो फिर आप इसके चक्कर में आपकी जो डेट आएगी वो आप क्या लोगे, ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, 18-19, ठीक है। अब अगर आप 18-19 का फर्स्ट डेट लेते हो तो वो चला जाएगा 1/4/2018। अब एक बात सोचो, मैंने लोन लिया है 1/8 को, बाद में कंस्ट्रक्शन में पहले कंप्लीट कर ले रहा हूं,
ऐसा स्टूपिडिटी तो हो नहीं सकता। तो आप इससे ये बात समझ जाइएगा कि एग्जामिनर आपको चाह क्या रहा है कि आप अज्यूम करो कि 1/4/2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चा। अब प्री पीरियड हुआ कितना, हाउ मेनी मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, 8 मंथ्स। ठीक है, इट इज 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। तो अब 8 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकाल लो, 5 लाख इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाई 12। देखिएगा कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, सब कोई खुद से कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट आएगा 40,000 रुपीज। कितना, 40,000। और आपको ये कितना इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, आपको कितना इंस्टॉलमेंट में, 8,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 5 years, पर ईयर फॉर 5 years। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा, पोस्ट पीरियड का। कोई लोन रिपेमेंट आपको लिखा हुआ है, कोई लोन रिपेमेंट नहीं दिया हुआ है, तो पूरे 5 लाख रुपए पे 12%, जो कि हो जाएगा 60,000। तो टोटल प्री और पोस्ट ऐड करके आपका जो इंटरेस्ट है वो बन कितना रहा है, 8,000 प्लस 60,000, 68,000। अब सुनिए, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ सर बिल्कुल है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बिल्कुल है। सर क्या 30,000 के ऊपर है, हाँ है, 68 है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहला, लोन ऑन और आफ्टर किस डेट के, 1/4/1999। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या परचेस के लिए। और तीसरा, 5 years के अंदर, ऑब्वियसली 5 years के अंदर हुआ है क्योंकि 18 को लोन लिया है और वो बन के 1/4/19 को हो गया है। तो सारी कंडीशंस मेट है। तो अब हम लोग वापस अपने इसमें जाएंगे और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑफ लोन हो जाएगा 68,000। ठीक है, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिव 68,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, किसके लिए हो गई ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन हो गई हमारा इनके लिए, क्या नाम है, हमारे नोआ के लिए। अब हम लोग इसी कैलकुलेशन को एडम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, खाली जो वैल्यूज हैं वो हम लोग चेंज करेंगे, मेन ड्राफ्ट एज इट इज रहने देंगे, जिससे हम लोग को आराम हो। आपको वर्किंग दोबारा भी करना है सेम वे में। मैं इस समय बहुत टाइम लेके करा रहा हूं कि समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोन कब लिया है, देखिए नो रीपेमेंट लिखा हुआ है, नो रीपेमेंट हैज बीन मेड टिल डेट। ठीक है, लोन इन्होंने लिया है, दोनों का डेट ऑफ लोन टेकन सेम है, हाँ दोनों का डेट ऑफ लोन टेकन सेम है। देखिए ऊपर कोई अलग से तो डेट नहीं दिया हुआ बच्चा, नहीं, दोनों का डेट ऑफ लोन टेकन सेम है। और मैं दिखाऊंगा आपको यहां आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, क्योंकि होता है, हम लोग अभी नया है ना सीखने में, तो होता है। तो डेट ऑफ लोन टेकन क्या है, 1/8/2018। मेरे को एक बात बताइए, बैंक आपसे लोन पे इंटरेस्ट कब चार्ज करेगा, जब आप बैंक से लोन लोगे तब चार्ज करेगा। सॉरी डेट तो सेम ही था, मैंने अमाउंट में लिख दिया गलती से। ठीक है, बैंक जो आपसे लोन पे इंटरेस्ट है वो कब से चार्ज करेगा, जब आप बैंक से लोन लोगे तब चार्ज करेगा, कि बैंक तब उसको चार्ज करेगा जब आपने घर बनाना शुरू किया। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने घर बनाना कब शुरू किया, बैंक उसको तब चार्ज करेगा जब आपने लोन लिया है एक्चुअल में। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज दी हुई थी, इसका डेट ऑफ लोन टेकन क्या है,
1/8/2018। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे एडम ने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट कर दिया? 1/1/2018। मतलब इसने जनवरी से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, जनवरी में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, लोन इसने लिया है अक्टूबर में। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको लोन की जरूरत बाद में पड़ी थी। हम लोग प्री पीरियड कहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे? जहां से उस बच्चे ने क्या लिया है? लोन लिया है, वहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग लोन का अमाउंट देख लेते हैं, इसको सम को खत्म करते हैं। यही एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट सम था। इसके बाद जो सम्स है वो आप ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को कराना है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक और क्लास लेके उसको करा दूंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग 4 क्लासेस भी और बोलेंगे कि सर एचपी पे और सम्स करना है, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे ये 8% था मेरे हिसाब से, जैसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ 8% है, ठीक है। और डेट ऑफ लोन टेकन सेम है। देखते हैं एंडिंग पीरियड क्या है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, मजा आएगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? एडम ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी ऑन 1/8, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन, मिस्टर एडम स्टार्टेड वगैरह वगैरह, एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31/7/2019। मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बच्चा? ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। 1920 फर्स्ट डे क्या होगा? 1/4/19, 1/4/19, या आप 31/3 भी बोल सकते हो, 31/3/19। तो पीरियड सेम है, ठीक है, दोनों का पीरियड सेम है 8 मंथ्स का, खाली अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये 10 लाख है, ठीक है, ये 8% है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आप निकाल लो एक बार, कैलकुलेट करो। 10 lakhs पे 8% will be 80,000 into 8 divided by 12 will give you 53333, ठीक है। 10 लाख पे आप 8% निकाल लो into 8 months डिवाइड by 12, ये हो जाएगा 53,333, 53,333, ठीक है। इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, डेसिमल आप इग्नोर कर सकते हो, आपका सिंपल आ जाएगा 10,667 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। ये वाला इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल है, 10 लाख पे, क्योंकि कोई रिपेमेंट नहीं हुआ, 10 लाख पे 8%, ठीक है, दिस विल गिव यू 80,000, ठीक है। और दोनों मिला के कितना होगा आपका? 9667, सॉरी 9667, ठीक है। सेम ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है, दो तो है ही। चलिए इस वाले को ध्यान से देखते हैं। डेट ऑफ लोन टेकन क्या था? 1/8/2018। तो इस प्रीवियस ईयर को के एंड से 5 साल, तो एंड कहां पे हुआ? 31/3/2019 को ये एंड हुआ। तो 5 years कहां तक हो जाएंगे? 1920, 2021, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, तो ये हो जाएगा 31/3/24 बच्चा, ठीक है। इस पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए, पर इसने कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट कर दिया था? 31/17/2019, तो ही बिकम्स एलिजिबल, ठीक है। तो अब इनका टोटल 9677 है, लेकिन यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो घर है वो 2 यूनिट में डिवाइडेड है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा वो भी दोनों यूनिट को बनाने के लिए यूज हुआ है, तो वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। 9667 will be divided equally among both, which will be 45,334, एक में ले लो, 3 दूसरे में ले लेना, ठीक है। 45,334 दोनों में आपका आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आइए डेटा फीड करते हैं।
45,334 और यहाँ पे ले लेते हैं 45,333। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव 45,333 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,50,000 यहाँ पे हो जाएगा 2,50,000 माइनस 75,000 माइनस 45,333 which will be equal to 129,667। अब अगर आप पूछेंगे कि टोटल इनकम कितना है तो इनके लिए नोआ के लिए होगा 68,750 और ये भाई साहब के लिए इनकी टोटल इनकम होगी दिस इनकी टोटल इनकम होगी दिस income from self-occupied house property plus this income which will be total to 844,433। ये आपका दूसरा सम हो जाता है इसी तरह। ठीक है, आइए एक बार तीसरा सम देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। एक्चुअली वीडियो 1 घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए वरना फिर अपलोड करने में मेरे को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, ये कॉम्पोजिट रेंट के ऊपर एक छोटा सा सम है और ये को ओनरशिप के ऊपर है जिसमें आपको चीजों को डिवाइड करना है। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसी ये देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लारा एंड किटी ओन अ प्रॉपर्टी इन द रेशियो 1:1, यूनिट 1 इज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 2 lakhs पर मंथ, यूनिट 2 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसका जीएवी नील होगा, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट्स टू 2 लाख एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन 10। म्युनिसिपल टैक्स ये जो 2 लाख है ये दोनों घर में डिवाइड हो जाएगा तो 1 लाख ही आएगा एक पोर्शन का। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये 10 लाख का है। ठीक है, ये भी डिवाइड बाय 2 5 लाख दोनों में आएगा। अब क्योंकि 5 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में है तो आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि लोन कब लिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, 5 साल में कंप्लीट किया। क्योंकि ये सम छोटा है तो वी आर अज्यूमिंग कि सारी कंडीशंस मेट होंगी। मैं चाहता हूं आप कोई सम ट्राई करो ना करो, आप ये मिस्टर सैल्वेटोर वाला जो सम है, ठीक है, इसको आप जरूर से ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि ये सम में ना कुछ इंटरेस्टिंग है। यहां पे आप देखो क्या है, एक है लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो ये तो टैक्सेबल है। एक है लेट आउट टू एम्प्लॉयज नॉट नेसेसरली फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, चूंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो ये एचपी में ही कवर होगा। ठीक है, और ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये लेट आउट टू एम्प्लॉयज है नॉट नेसेसरली फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, अब हम लोग को देखना होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया होगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है। ये जो है ना मुंबई हाउस लेट आउट टू एम्प्लॉयज नॉट नेसेसरली फॉर बिजनेस पर्पस, सिंस दे आर सेइंग दैट इट इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस देन इट इज टैक्सेबल अंडर एचपी। अगर वो बोल देता कि बिजनेस पर्पस के लिए है तो पीजीबी भी चला जाता। यहाँ पे ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसका जीएवी नील होगा, सिंपल सी बात। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है कि म्युनिसिपल टैक्स इज लेविड एट 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू इज टू बी पेड क्वार्टरली। ठीक है, वो ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर सैल्वेटोर पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ कोलकाता हाउस फॉर 2 years इंक्लूडिंग टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। 2 साल का एक साथ पेमेंट कर दिया है तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। मुंबई हाउस, हाँ, तो हम लोग अपने कॉम्पोजिट रेंट वाले टॉपिक को देख रहे थे, आइए ये वाला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। अच्छा, ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 1920 जो सैल्वेटोर है, ठीक है, उसका म्युनिसिपल टैक्स जो मुंबई हाउस के लिए है लास्ट क्वार्टर का हैज रिमेन अनपेड। व्हेन आई एम सेइंग इट इज रिमेनिंग अनपेड फॉर द लास्ट क्वार्टर, आइए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, हालांकि सम ये भी इजी है। ठीक है, कि अगर 8 लाख रुपीज है म्युनिसिपल वैल्यू, उसका 10% हुआ 80,000। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 20,000 पर क्वार्टर हुआ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 20,000 पर क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर नहीं पेमेंट हुआ है, मतलब एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ है 60,000। ठीक है, तो यही एक इस सम में था, छोटी सी चीज। ठीक है, इसके साथ हम लोग अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग ये बाकी सारे आप सम्स हैं उसको आप खुद प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कोई सब मैं करके दिखाऊं, सर ये भी करके दिखा दीजिए, तो आप मेरे को बोल सकते हो।
मैं वो सम भी आपको करके दिखा दूंगा। टैक्स की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।